हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल जीके अंडरलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2024 के लिए केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देने वाले हैं। इसमें हम आपको प्रत्येक प्रश्नों का आंसर इसमें हम आपको बताएंगे, चाहे आप इस बार एग्जाम दे रहे हैं या आने वाले समय में देने वाले हैं, जैसे 2025 में या उससे आगे आपको एग्जाम देना है तो इसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इसी तरह का जो प्रश्न है आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय को गवाए आपको सभी प्रश्न करा देते हैं। तो इसमें देखिए, इसका पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि एक पिकोमीटर को लिखा जाता है। तो एक पिकोमीटर या एक पैमाना है, इसको किस में जो है ना मीटर में यहाँ पर दिया गया है सभी क्वांटिटी को। तो कितना होगा एक पिकोमीटर बराबर, तो एक पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर। अगर इसे सेंटीमीटर में अगर बदला जाएगा तो 10⁻⁻10 सेंटीमीटर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मीटर में ही दिया गया है तो ये सही नहीं होगा। तो पिकोमीटर बराबर हो जाएगा 10⁻⁻12 मीटर। उसके बाद देखिए 10⁻⁻9 मीटर किसका होता है, तो नैनोमीटर बराबर होता है। एक नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर। तो ये जो प्रश्न था इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका डी हो जाएगा। 10⁻⁻12 मीटर होता है एक पिकोमीटर बराबर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है। तो फिजिकल चेंज इसमें कौन सा हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन से हम इसमें बना सकते हैं। पहला है सल्फर का हवा में जलना। अगर सल्फर हवा में जल जाता है तो उस जले हुए पदार्थ से हम पुनः सल्फर नहीं बना सकते हैं, अर्थात यह एक रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन हो नहीं सकता है। उसके बाद बी है कार्बन का हवा में जलना, ये भी नहीं है, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। और धातु में जंग लगना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। तो उजला फास्फोरस को लाल फास्फोरस में बदलना एवं लाल फास्फोरस से उजला फास्फोरस में हम बदल सकते हैं, तो यह भौतिक परिवर्तन होगा। भौतिक परिवर्तन जो है वैसा परिवर्तन होता है जिसमें अगर कोई मूल पदार्थ है वह दूसरे पदार्थ में बदल जाता है तो पुनः हम उसे उसके मूल अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं, तो उसे हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। जैसे जल का बर्फ में बदलना, क्योंकि जल से हम बर्फ बना लेंगे तो बर्फ को भी तो हम जो है ना वो गलेगा या जब उस पर टेम्परेचर पड़ेगा तो वो पुनः जल में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात वो अपने मूल अवस्था को प्राप्त कर लेता है, जिस कारण से वह एक भौतिक परिवर्तन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि एक परमाणु द्रव्यमान 1 mu बराबर कितना होता है। तो 1 mu बराबर होता है 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। अगर केजी में रहेगा, मान लिया अगर आप अगला साल एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपको केजी में दे दिया तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हो जाएगा 1.67 × 10⁻⁻27 केजी, क्योंकि यहाँ पर आपको 1000 से भाग दे देना है। तो 1000 में 10⁻⁻3 10⁻3 हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो 10⁻3 हो जाएगा, और -24 और -3 तो -27 केजी हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपको शुरुआत में ही कुछ सॉल्व करने वाले प्रश्न मिलेंगे, अन्यथा आपको जो है ना सीधा आंसर देने वाले प्रश्न भी आगे आपको आने वाला है बहुत सारा। तो इस प्रश्न को आपको अच्छे तरीके से समझना है और सीखना है। देखिए 4.25 ग्राम अमोनिया में अणुओं की संख्या आपको ज्ञात करना है। तो चलिए इसे इतना ही जगह में सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3 होता है, और अमोनियम रहेगा तो NH4 हो जाएगा। तो इसका जो है दिया गया है कितना, तो गिवन मास है 4.25 ग्राम, और इसका टोटल मास कितना होता है, तो टोटल मास जो है ना इसका हो जाएगा नाइट्रोजन का 14 हो जाता है, साथ इसका परमाणु संख्या और द्रव्यमान 14, उसके बाद हाइड्रोजन का 3, 14 3 17 ग्राम हो जाएगा। उसके बाद इसका आपको मोल निकाल लेना है। तो मोल बराबर होता है गिवन मास बटे मोलर मास, तो 4.25 इंटू भागा आपको 17 से दे देना है। 17 से आपको भागा दे देना है, तो ये यहाँ पर आप भागा दे 17 दूनी 34 51, तो 2 बार में लगेगा। उसके बाद कितना बच जाएगा, 6 2 8, फिर 17 25 85, तो 2.5 यहाँ पर ही आ जाएगा इसका मोल। तो मोल आ गया 2.5, तो n से लिख लेते हैं 2.5 मोल आ गया। उसके बाद क्या करना है, तो एक मोल में हम जानते हैं कि एक मोल में अणुओं की संख्या कितना होता है, 6.022 × 10⁻23 मोल, तो इतना होता है। तो इसी में आपको क्या करना है, एक मोल बराबर इतना होता है, तो n मोल मतलब 2.5 मोल में कितना हो जाएगा, तो 2.5 से इसमें गुना कर देते हैं। तो इसमें आप मान लीजिए 6 ही है, सिर्फ 6 है। उसके बाद यहाँ पर 10⁻23 है, तो गुना कीजिए 6 से, 6 पंचे 30 हो जाएगा, फिर उसके बाद 6 2 9 12, 12 3 15 हो जाएगा।
अगर यहाँ पर इस क्वांटिटी को भी लेंगे तो जो यहाँ पर भाग है वह 1.5 पर आएगा। तो 1.5 गुणित 10⁻23 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप इसे कर सकते हैं या इसका पूरा लिख देते हैं तो 4.25 हो जाएगा गुने 6.022 गुने 10⁻23/17। इससे आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो 1.5 × 10⁻23 आ जाएगा 23। उसके बाद देखिए है 3 ग्राम जो है ना कार्बन को ऑक्सीजन के आधिक्य में पूर्णतः जलाने पर प्राप्त CO2 का भार होता है। तो इसका जो है ना भार निकालना है आपको। तो यहाँ पर जो है ना आप निकाल सकते हैं अच्छे तरीके से, स्थिर अनुपात का नियम पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ पर जो है ना 3 ग्राम ही कार्बन ऑक्सीजन को जो है ना ऑक्सीजन की पूरा जो है ना मौजूदगी रहता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रहता है, उसमें 3 ग्राम कार्बन को जलाया जाता है। तो कार्बन का मात्रा 3 ग्राम यहाँ पर दिया गया है और इसका जो है अनुभार टोटल अनुभार कितना हो जाता है तो 12 हो जाता है, 12 ग्राम। तो इसका मोल निकालिएगा तो गिवन मास बटे टोटल मास, तो 1/4 इसका मोल आ जाएगा। 3/12 कीजिएगा तो 1/4 आ जाएगा। फिर कह रहा है CO2 का क्या होगा 3 ग्राम। तो यहाँ पर आपको इसका जितना निकला CO2 का अगर अनुभार निकालेगा तो 44 ग्राम होता है। लेकिन यहाँ पर ही कंडीशन दे दिया है 3 ग्राम ही कार्बन को जलाया जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है 44 का यहाँ पर निकालेगा तो फार्मूला में यहाँ पर भार बराबर हो जाएगा। मोल तो आप पता ही कर लिए हैं अभी, तो 1/4 मोल है और इसका अनुभार होता है 44। तो काट दीजिए 11 बार में कट जाएगा, 11 ग्राम आ जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था। तो न्यूट्रॉन का आविष्कार जेम्स चैडविक ने किया था। इसका ट्रिक भी याद रख सकते हैं, ईट पर नॉच। तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे टॉमसन ने किया था, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया था या ई गोल्डस्टीन किया था, ये भी हो सकता है। जिस तरह से ऑप्शन में रहेगा आपको उस तरह से लगाना है, क्योंकि दोनों में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। रदरफोर्ड भी आता है परमाणु में खोज में और ई गोल्डस्टीन, लेकिन ई गोल्डस्टीन जो है वही सही होता है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में उसी तरह से दिया जाता है। फिर उसके बाद न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि जो है ना नाभिक बाह्य परमाणु क्षेत्र में क्या रहता है। तो नाभिक के बाहर, तो नाभिक में आपको पता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं और उसके बाहर जो है कि क्या रहते हैं तो इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये जो है ना इसका नहीं होगा सही आंसर, सिर्फ इलेक्ट्रॉन होगा जाएगा इसका राइट आंसर डी। 8 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा पॉजिट्रॉन को व्यक्त किया जाता है। तो E+1 0 से पॉजिट्रॉन को हम लोग व्यक्त करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि किसी भी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या जो है ना सदृश नहीं हो सकती। यह कथन है तो पॉली के अपवर्जन सिद्धांत का है। पॉली के अपवर्जन सिद्धांत में कहा गया है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, एजीमुथल क्वांटम नंबर हो गया, मोमेंट उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया और स्पिन क्वांटम नंबर हो गया। तो इन चारों जो है ना किसी भी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों का जो है ना चारों क्वांटम संख्या जितना नाम बताया अभी आपको पहले तो n हो जाएगा, उसके बाद l होता है, m होता है और स्पिन क्वांटम नंबर। तो इन सभी का जो है ना एक समान नहीं हो सकता है। ये तीनों समान हो जाएगा, मुख्य क्वांटम संख्या, उसके बाद एजीमुथल क्वांटम संख्या और जाके मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, ये तीनों समान हो सकता है लेकिन स्पिन वाला नहीं होगा। एक पॉजिटिव में हो जाएगा तो एक निगेटिव में हो जाएगा, तो ये समान होना संभव ही नहीं है। इसीलिए ये जो कथन था इसका दिया था पॉली के अपवर्जन सिद्धांत में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको ज्ञात करना है। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका 24 है। तो याद कि पहले हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2, उसके बाद हो जाएगा 3p6, उसके बाद देखिए 3p6 हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो है ना 4s2 और जाके 3d कितना हो जाएगा 2 2 4 10 हो गया और ये 10 हो गया 20 हो गया। अब 4 बचा है तो 3d4। तो आप समझिएगा इसमें 4s2 अगर पहले लिखेंगे तो 3d4 और 4s2 ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखिए ऑप्शन में है बी में, लेकिन ये जो है ना ये सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो d4 है ना d4 नहीं होगा, क्योंकि जो d ऑर्बिटल होता है उसमें या तो 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा या तो 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अगर उसके पास है 4 है तो आगे वाला मतलब पहले तो ये नियम होता है इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कि पहले आपको मतलब शुरू से मतलब प्रारंभिक कक्षा को आपको भरना है, उसके बाद लास्ट में। तो D5 इसको मिल जाएगा तो ये एक तरह से स्टेबल हो जाता है। तो 3d5 एंड
4s1 हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और ये किसके करीब है? तो आर्गन के करीब है। तो 3d5 कहाँ पर है? ये है, और 4s1 है। तो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ए। ये नहीं होगा, और ये बाकी बात तो होगा ही नहीं, आपको काट देना है, क्योंकि आपको याद रखना है डी में 5 इलेक्ट्रॉन या तो 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा। और पहले वाले कक्षा को भरना है, 3 पहले आएगा कि पहले 4 आएगा? तो पहले 3 आएगा, तो 3 वाला को हम लोग पहले पूरा करेंगे, और डी में 5 या 10 रह सकता है इलेक्ट्रॉन, जिस कारण से हम लोग इसमें 5 रखेंगे। आगे आगे भी जो होता है D10 कर दिया जाता है, D9 रहता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कि एक गैस जो है ना आरंभ में एक वायुमंडलीय दाब पर है, इसे अपने आरंभिक आयतन के 1/4 में संपीड़ित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला आवश्यक दाब क्या हो जाएगा? तो 1/4 वायुमंडलीय दाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि गैस स्थिरांक जो है ना आर का मान एसआई में क्या होता है? तो 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होता है। कभी कभी आपको केल्विन नीचे में भी दे सकता है, तो उसमें इनवर्स हट जाएगा, तो ये आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है ये मान इसका। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि 4.4 ग्राम जो है ना CO2 का साधारण दाब पर जो है STP मतलब सिंपल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर आयतन कितना होगा? वॉल्यूम आपको ज्ञात करना है। तो इसका वॉल्यूम आप अच्छे तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे ज्ञात? तो आप जो है पढ़े होंगे पहले, तो यहाँ पर आप जो दिया गया है वो आप यहाँ पर ही लिख दीजिए। जैसे CO2 का मास दिया गया है कितना, तो यहाँ पर ही लिख देते हैं। CO2 का दिया है 4.4 ग्राम, और इसका टोटल मास कितना होता है? तो निकालेगा तो 12 और 32 तो 44 ग्राम होता है। तो PV बराबर nRT आप जो है ना पढ़े होंगे, PV बराबर nRT। तो यहाँ पर ही वॉल्यूम निकाल लेना है। n का वैल्यू मोल निकालेगा तो कितना हो जाएगा? 4.4 बटा 44। तो 44 से कट जाएगा ये, तो 4.4 है, तो 44 एक बार में कटेगा, तो 1.0 हो जाएगा इसका। मतलब एक जो है इसका हो जाता है, क्या हो जाएगा इसमें? यहाँ पर जो है ना फिर से कर लेते हैं अच्छे तरीके से। जैसे 4.4 है बटा 44, तो ये यहाँ से कट जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, एक से 0.1 आएगा, इसका मोल 0.1 आ जाएगा। तो V बराबर क्या होता है? तो PV बराबर nRT होता है। तो n का वैल्यू 0.1 इंटू एन आर का वैल्यू कितना होता है? ऊपर यही पर है 0.0821 इंटू इतना ही होता है। उसके बाद इसका इंटू करके यहाँ पर T टेम्परेचर 273 केल्विन रखना है आपको। और प्रेशर में जो है ना आपको 1 AMU रखना है। 1 AMU रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। 0.1 और 0.0821 और इससे गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2.24 लीटर। ये आपको ध्यान में रखना है। आप थोड़ा सा भी मिस्टेक कीजिएगा तो आपका आंसर पहला आ जाएगा, लेकिन जो वो गलत है, आपको B आएगा राइट आंसर। हल करके देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से कौन डाल्टन के आंशिक दाब का नियम का पालन करता है? तो डाल्टन के आंशिक दाब के नियम में क्या कहा गया था कि कोई जो है ना दो नॉन रिएक्टिंग गैस है, मतलब आपस में विक्रिया नहीं करने वाले गैस को जो मिलाया जाता है, तो उसका जो आंशिक दाब होता है वह दोनों गैस के दाब के योगफल के बराबर होता है। तो पहला नंबर नॉन रिएक्टिंग बोला है, तो मतलब आपस में विक्रिया नहीं करने वाला। तो ये भी आपस में विक्रिया नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, और ये भी नहीं करेगा विक्रिया। तो ये तो पालन कर रहा है, यहाँ पूछा है नहीं करेगा, कौन पालन नहीं करेगा? तो जो आपका राइट आंसर होगा C हो जाएगा, ये नहीं करेगा, क्योंकि SO2 और Cl2 जो है आपस में विक्रिया कर लेता है और SOCl2 बना लेता है, जिस कारण से ये जो है डाल्टन के आंशिक दाब का नियम का पालन नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन जो है ना मूल माध्यमान वर्ग वेग का व्यंजक नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? पहला तो ये फार्मूला ही होता है URMS, मतलब मूल्य माध्यमान वर्ग वेग का जो है ना यही हो जाता है √3RT/m। ये तो सही हो गया। उसके बाद आप पढ़े होंगे PV बराबर एन आइडियल गैस इक्वेशन। तो PV बराबर nRT, यहाँ पर जो है nRT हो जाएगा। तो यहाँ पर nRT हो जाएगा, nRT। तो यहाँ पर n का वैल्यू अगर 1 रख देंगे तो PV बराबर क्या हो जाएगा? RT। PV बराबर, तो ये RT की जगह आपको PV रख दीजिएगा, तो दूसरा ऑप्शन भी ये जो है सही हो जाएगा। तो ये भी सही हो जाएगा, और ये जो है आपका हो जाएगा राइट आंसर। ये व्यंजक नहीं है। देखिए D कैसे आएगा ये भी आप निकाल सकते हैं। कैसे? तो PV बराबर होता है nRT। n मतलब मोल हो गया, तो मोल बराबर क्या होता है? वेट बटा मोलर मास, और RT हो जाएगा। उसके बाद
आप पढ़े होंगे जो डी है यहाँ पर डेंसिटी है, मतलब घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, W/V। तो W/V करना है, ये डी आ जाएगा, उसके बाद RT/M आ जाएगा और P इधर आ जाएगा। आपको कर लेना है 1/D कीजिएगा तो इस फॉर्म में आपका आ जाएगा। आपका समय बहुत चला गया है, बहुत कम क्वेश्चन अभी तक सॉल्व हो पाया है, तो आप इसका सॉल्यूशन कर कर देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। आसानी प्रश्न था। उसके बाद है कि वंडर वॉल्स जो समीकरण है वह निम्नलिखित में किसके व्यवहार की व्याख्या जो है करता है, तो वह जो है ना रियल गैस का करता है, वास्तविक गैस का। आदर्श गैस का तो नहीं, बहुत कम करता है, लेकिन दोनों का करता है, इसमें ऑप्शन में आ जाता है, लेकिन जो है मुख्य रूप से वह वास्तविक गैस का व्याख्या करता है। उसके बाद है कि एक द्रव अपने वाष्प के साथ अपने क्वथनांक पर साम्य अवस्था में है, इक्विलिब्रियम में है, तो औसत में दोनों अवस्था में अणुओं का निम्नलिखित में कौन बराबर होगा, तो काइनेटिक एनर्जी जो है, गतिज ऊर्जा, वह बराबर होता है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में कौन गहन गुण है। गहन गुण मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, तो वो होता है जिसके जो है ना मूल पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिसके जो है पदार्थ की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो जो होता है आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो इसमें ये तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएंगे, लेकिन जो पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन, या एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद नेक्स्ट है इस अभिक्रिया का जो है ना आपको निम्नलिखित में कौन सही है। तो यहाँ पर आप निकालिएगा जो है ना डेल्टा एन, यहाँ पर ये निकालिएगा इसका, तो ये आ जाएगा आपका, जानते हैं कितना, -1/2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 1 है और यहाँ पर 1 + 1/2, तो 3/2 हो जाएगा। 1 - 3/2 कीजिएगा तो -½ हो जाएगा। तो आप इंथैल्पी बराबर पढ़े होंगे, WH बराबर क्या होता है, डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस डेल्टा N, और RT इस तरह से आपको लगा देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 इसका तो 1 अगर वैल्यू अगर रखते हैं, 1 नहीं रखी यहाँ पर डेल्टा E, और इसका -1/2, तो आप उदाहरण के लिए यहाँ पर इसका मान 1 भी अगर हम रखेंगे तो क्या होगा कि जो है इसका वैल्यू कम ही आएगा। इसका वैल्यू मतलब 1 रखिएगा तो हाफ आएगा, और इसका वैल्यू 1 है, मतलब ये ज़्यादा हो जाएगा, किससे, तो इससे हो जाएगा ज़्यादा। तो आप कह सकते हैं कि ये तो गलत हो जाएगा। जो डेल्टा H है वह डेल्टा I से कम है। अगर डेल्टा E 1 रहता है तो डेल्टा H का मान हो जाएगा हाफ, तो ये छोटा होगा डेल्टा H। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि किसी यौगिक की एंथैल्पी बराबर होता है तो उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि कम दाब पर जो है निम्नलिखित में किस अभिक्रिया के अनुकूल है। तो तीनों जो है कम दाब पर अभिक्रिया के अनुकूल है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, ये सभी हो जाएगा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस अभिक्रिया के लिए जो है Kp तथा Kc का वैल्यू बराबर होगा। तो आप सबका निकालिएगा, इसका भी Kp का वैल्यू निकालिएगा, इसका भी निकालिएगा, तो बराबर नहीं होगा, लेकिन इस समीकरण का जो है रिवर्सिबल ये जो रिएक्शन दिया गया है, इसका वैल्यू जो है ना आपको Kc के बराबर होगा। आप इसे करके देख सकते हैं, Kc बराबर ऐसे कीजिएगा तो बहुत सारा इसका प्रोसेस है, आप कर लीजिएगा, इक्विलिब्रियम का ही क्वेश्चन है। उसके बाद है ये भी उसी तरह का प्रश्न आ गया है। आप Kc का वैल्यू अगर निकालना जानते हैं तो समय स्थिरांक का वैल्यू आपको यहाँ पर दे दिया गया है, और आपको पूछा गया है कि जो है ना समय स्थिरांक का मान क्या होगा। इसके लिए दिया गया है इतना, तो इसके लिए कितना होगा आपको ज्ञात करना है। इसका ज्ञात कीजिएगा तो आपका 49 आएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि 2 लीटर वाले फ्लास्क में एचआई के 64 ग्राम की सक्रिय मात्रा क्या होगी। तो इसका भी आंसर आप निकालेगा तो 0.25 आ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि 10⁻⁻4 जो है ना MnAOH घोल के pH का मान क्या होगा। तो ये भी प्रश्न आसान है, आप पढ़े होंगे pH का जो बराबर होता है -log OH होता है। तो इसी में आपको रख देना है और आपको अच्छे तरीके से इसका आंसर जो है 10 प्राप्त हो जाएगा। ये सभी तो 9th में भी 10th में भी पढ़े होंगे। उसके बाद है कि किसी दुर्बल अम्ल जिसका जो है ना विघटन स्थिरांकीय है एवं सांद्रण जो है C है, तो इसके हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान क्या होगा। तो इसका मान हो जाएगा आपका √KAC। उसके बाद है कि निम्नलिखित में कौन लेविस अम्ल नहीं है। लेविस एसिड नहीं है, तो NH3 जो है यह लेविस अम्ल नहीं है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका NH3, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन ब्रोस्टेट अम्ल एवं क्षार दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है। तो NH3 दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है, क्षार और अम्ल। उसके बाद NH2- का संयुग्मी अम्ल क्या है। तो NH3 हो जाएगा, अमोनिया। फिर निम्नलिखित में सबसे प्रबल जो है अम्ल कौन हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो जाएगा इसमें HClO4।
उसके बाद निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो HBr और AgNO3 ये अभिक्रिया करके AgBr और HNO3 बनाता है नाइट्रिक एसिड, और यह जो है रेडॉक्स अभिक्रिया है क्योंकि इसमें जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि अभिक्रिया यह दिया गया है C+H2O बराबर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बनता है, जिसमें H2O क्या कार्य करता है? तो ये ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों का कार्य करता है। तो इसका आंसर आपका सॉरी, इसमें सिर्फ ये जो है अपकारक की तरह ही कार्य करता है, तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ही कार्य करता है। तो इसका आंसर है आपका बी। उसके बाद है कि पर क्लोरिक अम्ल HClO4 अभी ऊपर में पढ़े थे में क्लोरीन की जो है ऑक्सीकरण संख्या क्या, ऑक्सीकरण अवस्था या संख्या ही बोल सकते हैं, क्या होगा? तो इसमें जो है ना ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो आप जानते होंगे कि जो कोई भी यौगिक हो गया उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 के बराबर होता है। पूरे यौगिक का हम बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन का यहाँ पर हो जाएगा 1, क्लोरीन का होता है -1, उसके बाद O2 है तो O2 का -2 होता है, तो यहाँ पर 4 है तो -8 हो जाएगा। प्लस कर दीजिए बीच में, सबका योग जो कर देंगे तो 1, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर ही इसका योग कीजिएगा तो -9 हो जाएगा, तो आपका प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 8। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि क्लोरीन का -1 हो जाएगा, उसके बाद ऑक्सीजन का इस तरह से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्लोरीन का आपको +1 लेना है। अगर आप +1 यहाँ पर लेते हैं क्लोरीन का, तो जो है आपका राइट आंसर +7 आ जाएगा, आपको योग कर देना है। तो हाइड्रोजन का 1 हो जाता है, उसके बाद क्लोरीन का 1 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर जो देख सकते हैं O4 का -8 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस ही हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 0, सॉरी यहाँ पर क्लोरीन का आप -1 ही लीजिएगा तो ठीक रहेगा, नहीं ठीक है 2, उसके बाद -8, तो 6 हो जाएगा आपका राइट आंसर। 6 तो ऑप्शन में भी नहीं है, तो यहाँ पर ही जो है ना -1 ही आपको लेना होगा, तो -1 और -8 हो जाएगा यहाँ पर ही। तो इसमें ठीक है, सॉरी यहाँ पर जो है ना, सॉरी हम क्वेश्चन में ही उलझा गए थे। यहाँ पर जो है ना क्लोरीन का ही पूछ रहा था, तो हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, क्लोरीन का कुछ नहीं दिया गया है तो x मान लेते हैं, और इसका तो -8 होता है, तो ये तो पक्का आप जानते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है -7 बराबर 0, तो x बराबर 7 हो जाएगा, +7। थोड़ा सा ध्यान भी भटक जाता है, क्वेश्चन को ही अच्छे तरीके से हम लोग नहीं देखे थे। तो इसका जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा डी, क्योंकि क्लोरीन का इसमें पूछा गया था। देखिए इसी तरह का एक प्रश्न और भी है नीचे, आप कर सकते हैं अच्छे तरीके से कि K2Cr2O7 में आपको Cr का जो है ना ऑक्सीकरण संख्या अवस्था ज्ञात करना है। तो Cr2 बोल ही दिया है, तो पोटेशियम का तो +1 होता है, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पर ही, और उसके बाद Cr2 को बोला है तो ये हो जाएगा 2x, क्योंकि यहाँ पर जो है 2 है Cr। उसके बाद ऑक्सीजन का तो -14 हो जाता है, तो इस तरह से 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2x बराबर -12, 0, ये जो -12 इधर आएगा तो पॉजिटिव में 12 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो +6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों का कार्य करता है? तो H2O2 दोनों का कार्य करता है। उसको देखिए अष्टक का नियम किसने दिया? तो न्यूलैंड्स ने ही अष्टक का नियम दिया था, जिसमें जो है एक संगीत का जो सुर होता है उसी के रूप में इसे सारे गामा करके उसी के रूप में जो इसे व्यवस्थित किया था, इसीलिए इसे अष्टक का नियम कहा गया और यह न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। उसको देखिए मेंडलीव के जो है ना आवर्त नियम निम्नलिखित में किस पर आधारित है? तो परमाणु भार पर आधारित है, लेकिन परमाणु संख्या पर जो है ना आधुनिक जो आवर्त सारणी था मोसले के द्वारा दिया गया था, वो परमाणु संख्या पर आधारित था और इसका जो है परमाणु भार पर। उसके बाद नेक्स्ट है कि यहाँ पर बेरिलियम का गुण जो है निम्नलिखित में किससे मिलता जुलता है? तो ये आप पढ़े होंगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये एक ट्रिक है आवर्त सारणी का। तो उसी के लास्ट में आपका रेडियम आता है। तो जितने भी एक वर्ग के तत्व होते हैं, अगर उस एक का गुण का अध्ययन कर लेते हैं तो आप सभी तत्व के गुण का अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि जो है समान ही होता है। तो किससे मिलता जुलता रहेगा? तो रेडियम से। इसका आंसर आपका डी। तो
तो बेरिलियम का जो गुण होगा वही आपका रेडियम का गुण होगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। यहाँ पर बेरिलियम है बी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस धनायन का आकार सबसे छोटा होगा, तो इसका तो होगा ही नहीं, ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, ये 2 कर रहा है, ये 3 कर रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन एक ही आवर्त के जो है ना सदस्य हैं, तो आवर्त की संख्या कितना है 7 है, और वर्ग का तो 18 है, तो वर्ग की बात यहाँ पर नहीं किया गया है, तो आपको वर्ग का ध्यान नहीं रखना है। लीना के रब से फरियाद, तो ये तो आपका वर्ग में आ जाता है, लेकिन ये तो होगा ही नहीं पहला ऑप्शन। उसके बाद है ये भी नहीं होगा क्योंकि लिथियम आ गया, उसके बाद ये आ गया, तो इसका भी संभव नहीं है, और ये एक सीध में भी नहीं आएगा। तो आवर्त में जो है आपका हो जाएगा निकेल, कॉपर और जिंक। ये जो होता है आपका निकेल, कॉपर, जिंक, स्कैंडियम से शुरू होने वाला उसी आवर्त में ये आता है, जिसका आंसर आपका हो जाएगा सी। ये शायद जो है आपका 3 या 4 आवर्त में आएगा, इसे आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद है विद्युत संयोजक बंधन जो है वह बनता है, तो वह किस में बनता है, तो विपरीत आविष्ट आयनों के बीच बनता है, मतलब जो अपोजिट चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच ही विद्युत संयोजक बंध जो है बंधन बनता है, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। उसके बाद है कि निम्नलिखित में कौन जो है ना एक रेखिक है, मतलब लीनियर कौन हो जाएगा, तो CO2 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि COSO4 इंटू 5H2O में उपस्थित बंधन है, तो इसमें कौन सा बंधन है, तो वैद्युत संयोजक बंधन तथा उपसंयोजक बंधन, दोनों बंधन जो है इसमें मौजूद है, तो इस तरह से आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किसमें हाइड्रोजन बंधन जो है वह नहीं बनता है, तो CH3COOH में जो है हाइड्रोजन बंधन नहीं बनता है। उसके बाद ये जो है ना कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएंगे, इसका आप नामांकन भी कर सकते हैं, तो इसमें कीजिएगा तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका जो कॉमन नेम है वो तो आप जानते ही होंगे कि CH3COOH का जो होता है एसिटिक एसिड, और इसका जो बेस नेम है वह हो जाएगा आपका इसका बेस नेम, हाँ इथेनोइक एसिड हो जाएगा इसका बेस नेम, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 कार्बन है तो इथेन हो जाता है, और इसमें जो है ना ओइक एसिड जोड़ दिया जाता है, तो ई हटाकर आपको ओइक एसिड जोड़ देना है, इस तरह से इसका नामांकन भी कर सकते हैं। उसके बाद है कि द्रव ऑक्सीजन अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो वह 2 होता है, तो इसका आंसर है आपका बी। उसके बाद नेक्स्ट है कि ट्राइटियम निम्नलिखित में जो है ना किसके समस्थानिक हैं, तो ट्राइटियम किसके समस्थानिक हो जाएंगे, इसमें हाइड्रोजन के, क्योंकि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक होता है ड्यूटेरियम, पहला होता है प्रोटियम, उसके बाद दूसरा होता है ड्यूटेरियम, और तीसरा होता है ट्राइटियम। इस तरह से इसका समस्थानिक 3 समस्थानिक होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील कौन सा है, तो नवजात हाइड्रोजन जो है, नेक्सेंट हाइड्रोजन, ये सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होता है। उसके बाद है कि जल के अणु की आकृति होती है, तो वह भी आकृति का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है कि क्षार मृदा जो है धातु का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो वह NH2 होता है, मतलब यह जो है दूसरे वर्ग की बात कर रहा है। पहला वर्ग जो है ये होता है अल्कलीन अर्थ मेटल, एक होता है अल्कली मेटल, तो अल्कली मेटल जो होता है उसका होता है NH2 पहला वर्ग का। लिथियम जो है ना आप पढ़े होंगे इसका, हेलिना के रब से फरियाद, हीलियम हो जाता है पहले, लिथियम, इस तरह से जो है ना लास्ट तक आपका होता है, तो इसका जो होता है NS1 होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो ये हो जाएगा इसका। और उसके बाद जो होता है बेरिलियम से लेकर रेडियम तक उसका होता है NH2, वह होता है अल्कलीन अर्थ मेटल। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि NaOH का निर्माण जो है ना ब्राइन विलयन के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है, अभिक्रिया के उत्पाद होंगे, तो Cl2 और Na जो है वह अभिक्रिया के उत्पाद होंगे, तो इसका आपका बी। उसके बाद देखिए 51 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है समूह 3A और 1B का सदस्य नहीं है, तो 3A में कौन सा सदस्य हो जाएगा, तो एल्युमिनियम भी आता है, बोरॉन भी आता है, और 1B में जो है कौन आ जाएगा, कॉपर हो जाएगा, सिल्वर और गोल्ड, ये तीनों आ जाता है किसमें, तो 1B में। तो ये तीनों में से देखिए एक भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसमें जो है जर्मेनियम जो है ये सदस्य नहीं आता है। बाकी आप बैगन, आलू, इन थैला
या गाजर, इंथैला, ये ट्रिक भी पढ़े होंगे। तो उसमें बोरॉन आ जाएगा, एल्युमिनियम आ जाएगा, इंडियम आ जाएगा। ये आ जाता है 3A में, और 1B में ये सभी आता है, लेकिन इसमें से कोई नहीं दिया गया है। तो कौन नहीं है इन दोनों के अलावा, तो जो है जर्मेनियम जो है इनमें नहीं है, ये इन दोनों ग्रुप में नहीं है। उसका नेक्स्ट है कि हीरा में बंधन की जो है प्रकृति होती है तो वह सहसंयोजक बंधन होता है, क्योंकि ये कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक में जो है कार्बन हाइड्रोजन ये दोनों मुख्य रूप से होना चाहिए, ये दोनों रहेगा तभी वह कार्बनिक यौगिक कहलाएगा। सिर्फ कार्बन के होने से कार्बनिक यौगिक नहीं कहलाता है, उसमें हाइड्रोजन का होना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद प्रयोगशाला में सबसे पहला कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था, तो बोहलर के द्वारा किया गया था। यूरिया बना था, CONH2 का होल 2, ये बना था पहले प्रयोगशाला में सबसे पहला कार्बनिक यौगिक। उसको देखिए कार्बनिक यौगिक में तत्व के संयोग का जो है आधार पर है क्या होता है, संयोजकता होता है। सहसंयोजकता मतलब कोवैलेंट जो है वैलेंसी जो है कोवैलेंसी होता है कार्बनिक यौगिक में तत्व के संयोग का आधार। उसके बाद देखिए सब आसान ही प्रश्न है कि एस्टर में उपयुक्त जो है ना उपस्थित क्रियाशील मूलक क्या हो जाएगा, एस्टर का C बॉन्ड COR हो जाता है, जिसका जो है आपका D। कार्बन जैसे हो गया, ये हो जाएगा आपका एल्डिहाइड का, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये कीटोन का। उसको देखिए निम्नलिखित में कौन सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक है, तो ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक जो है इसमें एक जुड़ा हुआ है, इसमें देखिए इसमें एक हाइड्रोजन है, तो एमीन का होता है क्या, तो NH4 होता है। तो इसमें एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, सॉरी एक हाइड्रोजन जुड़ा है, तो इससे कितना हाइड्रोजन निकला हुआ है, तो 3 हाइड्रोजन निकला हुआ है। सॉरी यहाँ पर NH3 हो जाएगा, तो एक हाइड्रोजन निकला है, एक है, तो मतलब 2 इसमें एल्काइल ग्रुप जुड़ने वाला है। दो एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा मतलब 2 कार्बन वाला जुड़ेगा, तो इसका हो जाएगा सेकेंडरी। ये आपका प्राइमरी हो जाएगा, ये टर्सरी हो जाएगा। ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, सॉरी ये 3 डिग्री और ये 1 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा, इसमें 2 एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा और इसमें 3 एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा, इस तरह से। उसके बाद है कि CH3CHO का जो है ना IUPAC नाम क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए CH3CHO एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में हम अल जो है ना ये इसे लास्ट में जोड़ते हैं एल्केन समूह के अंतर्गत। तो इसमें देखिए क्या है, 2 कार्बन है, तो इथेन हो जाएगा, इथेन में ई हटाकर अल जुड़ेगा तो इथेनल हो जाएगा। इसका आंसर आपका D इथेनल। आपको यहाँ पे IUPAC नाम पूछा गया है, आपको कॉमन नाम पर ध्यान नहीं देना है। उसके बाद इसका IUPAC नाम पूछा है CH3CH2CH2OH का IUPAC नाम, ये अल्कोहल ग्रुप है, तो इसमें क्या जोड़ते हैं, ऑल प्रत्यय को जोड़ देते हैं लास्ट में। तो 1 2 3 कार्बन है, तो 3 का हो जाएगा प्रोपेन ऑन ऑल हो जाएगा, या प्रोपेनॉल भी बोल सकते हैं आप, तो प्रोपेन ऑन ऑल हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एथेनॉल का एक समावयव है, मतलब आइसोमर पूछा गया है, एथेनॉल का क्या होगा, तो एथेनॉल का क्या हो जाएगा, देखिए इसमें ऑल जुड़ा हुआ है तो एल्कोहल ग्रुप है, तो 2 कार्बन वाला होगा, तो क्या हो जाएगा इसका सूत्र CH3CH2OH, ये हो जाएगा आपका एथेनॉल का सूत्र। तो इसका जो है ना एक समावयवी क्या होगा, तो इससे जो है ना मेथेनॉल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें एक कार्बन होता है। डायएथिल ईथर भी नहीं हो सकता है, इथिलीन भी होगा, लेकिन डायमेथिल ईथर हो सकता है, कैसे, तो CH3 हो जाएगा, और ईथर का क्या होता है, O ग्रुप होता है, तो O इधर कर देते हैं और CH3 इधर लिख देते हैं। तो देखिए इसका फार्मूला में अनुसूत्र में कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन पोजीशन में चेंज करके हम लोग उसे एक अन्य समावयवी में बदल सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डायमेथिल ईथर जो है वह एथेनॉल का एक समावयव है, इसका आंसर आपका B हो जाएगा। फिर है C4H10 अनुसूत्र वाले यौगिकों के समवयवी की कुल संख्या कितना होगा, तो 7 हो जाएगा। इसे आप कीजिएगा कार्बन, जैसे 4 है कार्बन, इस तरह से और आपको OH ग्रुप इधर जोड़ना है, तो इसका हो जाएगा 3 कार्बन, 3 2 5 2 7 2 9 9 1 10, हाइड्रोजन 10 पुर गया। तो इसी में क्या करना है, आपको इसका पोजीशन चेंज करना है, उसके बाद कार्बन की संख्या कम करना है, तो स्ट्रक्चरल और पोजीशन आइसोमर इसमें बनेगा, तो स्ट्रक्चरल इसमें 4 बनेगा और पोजीशन 3 को बनेगा, तो 7 हो जाएगा इसका राइट आंसर कुल समवयवी की संख्या। उसको देखिए कि निम्नलिखित में कौन प्रकाश सक्रिय अभिक्रिया है, तो प्रकाश सक्रिय अभिक्रिया इनमें से कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो इसमें देखिए बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि इसमें ऑप्शन नहीं मिल रहा है कि कोई होगा, लेकिन जो इसका ये भी तो नहीं होगा, पहला ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, लेकिन 2 पेंटोनॉल जो है इसमें संभावना है कि ये होगा, आपको ये याद रखना है। उसके बाद है कि मेथेन अणु में कार्बन जो है ना परमाणु का प्रसंस्करण कितना होगा, मतलब हाइब्रिडेशन पूछा गया है कितना होगा मीथेन का, तो मीथेन का होता है CH4, तो इसमें 4
सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 रहता है तो क्या होता है sp3, 3 रहेगा तो sp2, 2 रहेगा तो sp, 1 रहेगा फिर भी sp ये होता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा c, sp3। उसके बाद है कि जो पाई बंधन है, पाई बॉन्ड, वह सिग्मा बॉन्ड की तुलना में क्या होता है, तो कमजोर होता है। जो पाई बॉन्ड है यह एक वीक बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है किसके तुलना में, तो सिग्मा बॉन्ड की तुलना में, जिसका आंसर है आपका बी। उसके बाद है कि निम्नलिखित में किसमें जो है इलेक्ट्रॉन का 3 युग्म होता है, तो इसमें भी नहीं होता है। कार्बोकेटाइन C+ हो जाता है, कार्बोनाइन में C- हो जाता है टूटकर, जब इसके बगल में जो है ना ज़्यादा इससे इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला एलिमेंट जुड़ जाता है तो ये होता है घटना। और जो फ्री रेडिकल होते हैं डॉट वाला, उसमें तो होता ही नहीं है 3 युग्म, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद है कि निम्नलिखित में कौन नाभिक से नहीं है, मतलब न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोफाइल मतलब हो जाएगा यहाँ पर ही न्यूक्लियो से मतलब न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव की तरफ, और फाइल मतलब होता है लविंग। तो जो न्यूक्लियस स्पीसीज होता है, लविंग स्पीसीज, उसी को हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो ये जो होता है इस पर निगेटिव चार्ज होते हैं और ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसे हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, NU- से दर्शाते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो इसमें H2 जो है वह एक न्यूक्लियोफाइल नहीं है, और ये बाकी बात ये सभी न्यूक्लियोफाइल है। इस पर लोन पेयर हो जाता है तो माइनस चार्ज आ गया, इस पर भी होता है CH3- पर, और H2O पर भी होता है, लेकिन H2 पर नहीं होता है, तो जिस कारण से वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। उसके बाद है 2 क्रमिक एल्केन भिन्न होते हैं तो वह CH2 से भिन्न होते हैं। आप याद कर सकते हैं, जैसे एल्केन ले लेते हैं CH4, फिर हो जाएगा C2H6, तो यहाँ पर एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन से जो है ना भिन्न होता है। आप इसे संरचना से भी क्या कर सकते हैं, CnH2n+2 ये से निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब बस कुछ ही प्रश्न है कि एक पदार्थ के जलीय घोल के विद्युत अपघटन से एथेन प्राप्त होता है तो वह पदार्थ है पोटेशियम एसीटेट। उसके बाद है कि वह यौगिक जो क्षारीय कैमेनोफोर को रंगहीन करता है वह है तो C2H4। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोकार्बन है, तो बेंजीन भी एक प्रकार के हाइड्रोकार्बन है, लेकिन ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, मतलब रिंग वाले वो हो जाते हैं। उसके बाद लास्टवां प्रश्न है कि कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन से भी क्रिया करके क्या बनाता है, तो जो है ना कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ये तो बायोलॉजी में भी आप पढ़े होंगे, तो इस कारण से आपका बी। तो इस तरह से जो है ना आपका पूरा प्रश्न समाप्त होता है। आशा है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।